हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम जो आपके 2 चैप्टर्स पढ़े थे वो एक्चुअली ज्योग्राफी के चैप्टर्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो हम अगले 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे ये आपको हिस्ट्री की बुक में करना है। और हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपकी बुक में है टाइम फ्रेम एंड सोर्सेस। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि जो हमारा इतिहास रहा है उस इतिहास को कितने समय के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, और जो भी इतिहास है उसके स्रोत क्या है, कैसे हमने जाना कि हमारे पुराने समय से लेकर के आज तक कौन आया कौन गया, कौन सी सभ्यताएं थी, कौन पुराने प्रदेश थे, ये सारी चीज़ें। सोर्सेज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ लिखे हुए सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्स, कुछ आर्किटेक्चरल सोर्स होते हैं जैसे किले या कोई दीवार में लिखा होना या फिर कोई स्तंभ। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 7th का। इस चैप्टर में हम चलिए पढ़ते हैं, और आज हम आपको हाफ चैप्टर पढ़ाएंगे, हाफ चैप्टर कल। तो चलिए देखते हैं। द स्टडी ऑफ द पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन मैन इमर्ज्ड ऑन द अर्थ। यानी इतिहास या भूतकाल का अध्ययन तब से शुरू होता है जब मनुष्य जो है पृथ्वी पर शुरुआत हुई थी इसकी। तो मनुष्य का जो इतिहास है उसको 3 बड़े पीरियड में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मिडेवल यानी मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी आधुनिक। हर पीरियड जो है उसमें कुछ शताब्दियाँ निहित हैं, मतलब कुछ शताब्दियों के समय को पीरियड कहा गया है। और इस चैप्टर में हम मिडेवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग की बात करेंगे। और इसके पहले क्लास 6 में जब आप हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपने एंशिएंट पीरियड पढ़ा होगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं टाइम फ्रेम। मिडेवल जो शब्द है उसका मतलब होता है मिडल यानी बीच में, इसलिए ये जो पीरियड है आपका ये एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड जो हिस्ट्री का था उसके बीच में पाया जाता है भारत में। ये पीरियड जो है वो 8th से लेकर के 18th सेंचुरी तक है, यानी 8 से 18वीं शताब्दी तक। अगर इसको सन में कन्वर्ट करें तो 800 सन से लगभग 1800 सन तक, 18th सेंचुरी तक। चलिए, तो इसमें टाइम फ्रेम का फिगर आपको दिया गया है। इसको फिर पीरियड को अगले 2 पार्ट में बांटा गया, एक अर्ली मिडेवल पीरियड यानी शुरुआती मध्यकालीन युग, और एक लेट मिडेवल पीरियड। तो चलिए देखते हैं। अर्ली मिडेवल पीरियड ये जो है 8 से लेकर के 13 सेंचुरी यानी 5 शताब्दी, लगभग 500 साल चला। इसमें पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास, राजपूत ये सबसे ताकतवर या शक्तिशाली वंश थे जिन्होंने अर्ली मिडेवल पीरियड में शासन किया। और इस पीरियड में जो केंद्रीय शक्ति थी या सत्ता थी वो नॉर्थ और साउथ दोनों इंडिया में रही, और जिसमें कई साम्राज्यों का उदय हुआ और कई साम्राज्यों का पतन हुआ। अब हम बात करेंगे लेट मिडेवल पीरियड की। तो लेट मिडेवल पीरियड जो है वो 13 से लेकर के 18 सेंचुरी तक है, और इस पीरियड में कई तरह के आक्रमण हुए। जो केंद्रीय एशिया से मुस्लिम्स आए उन्होंने किए, जो तुर्क से आए टर्की से उन्होंने किए, अफ़गानिस्तान से आए हुए अफ़गानों ने किए, और मुगल्स ने किए। और इन आक्रमणकारियों ने भारत का अधिकतर हिस्सा जो है वो जीत लिया, और इनके शासन के अधीन इस्लामिक रीति रिवाज की वजह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। अब हमारा अगला पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी, यानी भौगोलिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ा इन चीज़ों का। तो किसी भी देश के फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, जैसे वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पर्वत, वहाँ के जंगल, वो अपने इतिहास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। किसी भी देश का जो इतिहास होता है उसे बिना इसके भूगोल के जाने हम नहीं समझ सकते। भारत जो है इसमें 5 मुख्य जियोग्राफिकल विभाजन हैं। पहले हिमालय के पर्वत, दूसरा इंगो गैंगेटिक प्लेन यानी इंडस और गंगा नदी के बीच के समतल,
फिर डेज़र्ट यानी रेगिस्तान, और डेक्कन प्लेटू यानी पठार, और पेनिनसुलर कोस्ट। पेनिनसुलर कोस्ट का मतलब होता है, पेनिनसुलर का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो 3 तरफ से सागर से घिरा हो या समुद्र से घिरा हो और एक तरफ से ज़मीन से घिरा हो। तो जो भारत का निचला हिस्सा है, इधर गुजरात से लेकर के जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इंडिया से गुजरती है, उसके नीचे से लेकर के पूरा हिस्सा पेनिनसुलर कहलाता है। तो उसके जो तट है, जो कोस्ट हैं ईस्ट और वेस्ट साइड में, उनको पेनिनसुलर कोस्ट कहते हैं। तो मिडेवल पीरियड में सबकी मतलब इच्छा थी कि वो नदियों पर, ज़मीन पर नियंत्रण रखे। तो कई साम्राज्यों के बीच में नदी पर नियंत्रण और ज़मीन पर कंट्रोल करने के लिए युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, और इन जो कोस्ट एरियाज़ का जो कंट्रोल था, इससे भी बहुत दंगे हुए, क्योंकि कोस्ट एरिया जो होता है, कोस्टल एरिया, वो व्यापार करने का एक अच्छा केंद्र होता है। वहाँ से अलग अलग देशों पर जाया जा सकता है कोस्टल एरियाज़ से। तो इस तरीके से इसकी वजह से भी लड़ाइयाँ हुई। विंध्या और सतपुड़ा जो पर्वतों की चोटियाँ थीं, इनमें तुर्की लोगों का आना जाना लगा रहता था। वहीं से ये डेक्कन क्षेत्र में आते थे। राजस्थान में कई किले बने, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। ये जो किले थे, ये अपने अपने राजाओं के छिपने के, या हम ये कह सकते हैं कि उनके सुरक्षा के बहुत बड़े साधन थे। और पानी की जो कमी थी गुजरात में और राजस्थान में, इसकी वजह से बड़ी बड़ी बावड़ी बनवाई गई थी और स्टेप वेल्स यानी सीढ़ीदार कुएं वगैरह बनवाए गए थे, ताकि पानी की कमी भविष्य में ना हो। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग मिडेवल पीरियड, यानी ऐतिहासिक विकास मध्यकालीन युग में। तो देखते हैं कौन कौन से विकास हुए इस समय में। सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के लोग और संसार के दूसरे लोगों के बीच में संपर्क बढ़ा, क्योंकि व्यापार के रास्ते काफ़ी लोग परिचित हो चुके थे, और भारत ने जो है आने जाने वाले लोगों से कई सारी परंपराएं सीखी थी, और इन लोगों ने भी भारत से कई परंपराएं सीखी थी। मुस्लिम लोगों ने कई बार हमारे यहाँ आक्रमण किया, जिससे उनके आने जाने से भारत की जो जनसंख्या थी वो अब मिश्रित हो चुकी थी। There was interaction between North and South India and Hindus and Muslims, यानी हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में नॉर्थ और साउथ इंडिया में जो है काफ़ी लोग मिश्रित हो गए थे। लोग मिक्स हालचाल, व्यवहार, इस तरीके से सब अपना रहे थे। तो एन इंडियन कल्चर डेवलप्ड विच वाज अबव रीजनल एंड कास्ट डिफरेंस। तो एक भारतीय ऐसी संस्कृति बनी जो क्षेत्र और जातीय अंतरों के काफ़ी ऊपर थी। अगला पॉइंट है मुस्लिम डायनेस्टीज़ प्रोवाइडेड अ स्टेबल रूल टू द कंट्री, क्योंकि मुस्लिम जो वंश था उसने एक स्टेबल रूल दिया। मतलब हमारे जो उसके पहले राजा थे वो अपना वंश लगातार चेंज करते जा रहे थे। मतलब जैसे पहले लोधी वंश ने किया, फिर उसके बाद कोई और वंश आया, 50 साल 100 साल, इस तरीके से। जो ये मुग़ल वंश स्टार्ट हुआ था उसने काफ़ी स्टेबल मतलब राजा दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा, किसी का आक्रमण नहीं सहना पड़ा। तो इस तरीके से इन्होंने स्टेबल शासन दिया हमारे देश को। इससे व्यापार भी बढ़ा और आर्थिक वृद्धि भी हुई। इस्लाम जो भारत में फैला मध्यकालीन युग में, उसमें भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट दोनों चीज़ें फैली, यानी भक्ति आंदोलन भी फैला और सूफ़ी आंदोलन भी फैला। जो मैसेज था वो भगवान की भक्ति को लेकर के था और भगवान की कृपा को लेकर के था, जो सभी जीवों में भगवान की कृपा रहती है। तो ये संदेश इन आंदोलनों में लोगों तक पहुंचाया गया। तो अब हमने बात कर ली कि इस मिडेवल पीरियड में क्या क्या हमारी उपलब्धियां रहीं। अब हम बात करेंगे सोर्सेस की। हमें कैसे पता चलता है कि इस मध्यकालीन युग में क्या कैसे हुआ। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई सारे सोर्स होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पीरियड इज़ अवेलेबल फ्रॉम 2 मेन सोर्सेस, यानी किसी भी समय के बारे में जानकारी 2 तरीके से होती है। मैंने आपको बताया था, या तो उसकी
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से, यानी कोई चीज़, कोई मकान बना हो, कोई किला बना हो या कोई स्तंभ बना हो उस तरीके से, या फिर कहीं पर लिखा हो, लिटरेरी सोर्सेस। तो मेडिवल पीरियड में जो है दोनों सोर्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में थे। और जो मोन्यूमेंट्स यानी जो ऐतिहासिक इमारतें थीं वो इस समय काफ़ी बनाई गई, जो कि गवाह थी। किताबें भी लिखी गई इस समय काफ़ी अच्छी, जो पढ़ने लायक कंडीशन में लोगों को मिल पाई और आज भी आप पढ़ सकते हैं उन्हें। तो इसी वजह से हम लोग इस पीरियड को एंशिएंट पीरियड से ज़्यादा जानते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मंदिर, मस्जिद, किले, महल, मकबरा के हथियार, बर्तन, इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है जब किसी चीज़ में कोई चीज़ उकेर के लिखी जाती है। किसी पत्थर में जैसे आप उकेर कर लिखे तो उसे इंस्क्रिप्शन कहेंगे। वेपन्स यानी हथियार, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, पेंटिंग्स। तो ये जो हैं ये सोर्सेज हैं किसी भी समय के लिए। तो ये हमें एक विचार देते हैं कि कैसे लोग रहते थे, उनके अंदर क्या किस तरह की कला थी, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास उस समय कैसा था। तो चलिए अब मॉन्यूमेंट्स में एक एक करके बात करते हैं। टेम्पल्स, मॉस्क यानी मंदिर, मस्जिद, किले, महल, ये कई राजाओं ने अपने समय में बनवाए। और ये मॉन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक इमारतें हमें बताती हैं कि उस समय इंजीनियरिंग स्किल्स यानी लोगों में भवन निर्माण कला किस तरीके से आती थी और आर्टिस्ट जो थे वो कितने अच्छे थे उस समय के। द काइंड ऑफ एफर्ट्स विच वर कंसीविंग सच प्रोजेक्ट्स एंड द सक्सेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन टू कंप्लीट सच प्रोजेक्ट्स इज़ आल्सो रिवील्ड। यानी जो राजा कोशिशें होती थी वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, मतलब इतने महंगे, और उनको सफलतापूर्वक रेवेन्यू कलेक्ट करे, पैसे इकट्ठा करें ताकि इन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। ये बहुत बड़ी बात होती थी। और जो भी इंस्क्रिप्शंस दीवारों में लिखी जाती थी वो लोगों की ज़िंदगी को एक महत्वपूर्ण विचार देती थी। यानी लोगों को जब कोई अच्छी सीख या अच्छी बात बहुत समय तक याद रखने के लिए करना होता था तो राजा लोग जो है दीवारों में उसे उकेरवाते थे या दीवारों में उसे लिखवाते थे। तो ये हो गया बिल्डिंग्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग्स हमें बताती हैं रीति रिवाज के बारे में, खाने की हैबिट के बारे में, या फिर उस समय कैसे लोग परिधान या कपड़े पहनते थे। कई स्कूलों की जो पेंटिंग्स हैं वो इस समय पनपी मध्यकालीन युग में। इसमें माइथोलॉजिकल टेल्स होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, दैवी कहानियाँ होती हैं या काल्पनिक कहानियाँ। पैलेसेस सीन्स यानी महल के सीन उसमें होते थे पेंटिंग्स में। फॉरेस्ट लाइफ यानी जंगल में जीवन किस तरीके से है, ये सब पेंटिंग्स में शो कराया जाता था। स्कल्पचर्स को हम मूर्ति कह सकते हैं। तो ये पत्थर से या फिर तांबे से या फिर लकड़ी की बनाई जाती थी। और स्टोन, जो पत्थर को काटने वाले थे उनका परफेक्शन अच्छा था, मतलब हम ये कह सकते हैं वो अच्छी स्किल्स थी उनमें, जो वो स्टोन को काट करके मूर्ति वगैरह बनाते थे। राजाओं के फिगर्स, महारानियों के, भगवान के, देवी देवताओं के, ये सब कुछ मूर्ति के रूप में बनाए जाते थे उस समय। अब है इंस्क्रिप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शंस मतलब वो चीज़ होती है जब हम कहीं पर लिखवाते हैं कोई चीज़। तो इंस्क्रिप्शंस का उपयोग होता था शाही घोषणा पत्रों के लिए, मतलब राजा लोग जब घोषणा करवाते थे तो उसे लिखवाते थे। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या कोई धार्मिक निर्देश देना हो तो उसके लिए इंस्क्रिप्शन का उपयोग होता था। या फिर मंदिर, अगर कोई राजा मंदिर को किसी गांव के लोगों के लिए उपहार में देता था या कोई गांव किसी के लिए बनवाता था, इस तरीके से वो लिखवा देता था उसमें, जिसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थी वो राजा की उपलब्धियों के बारे में भी बताती हैं, और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो राजा की जो वंश जिस वंश का राजा है उस वंश के बारे में बताती हैं। द इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीरियड। यानी जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो किसी भी राजा के बारे में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बताती हैं।
चलिए, तो ये आपको हमने 2 पेज पढ़ाए हैं। एक 2 पेजों को आप अच्छे से समझिए। मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन उससे पहले आपके पास एक इसके इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की भी लिंक आएगी। ये फर्स्ट पार्ट है उसका, तो आई होप आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको मतलब जल्दी मिले, आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिले, उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तो आप उसको कर लीजिए। और आपको अगर लगता है कि कोई भी चीज़ मेरे इस मेथड से समझ में नहीं आ रही है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है टीचिंग में, या फिर कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो आप उसे व्हाट्सएप पे, या फिर जब आप यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसी समय उसे लिंक पर कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ें अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स ऑल।